हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी जो 2016 में परीक्षा हुई थी उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है पावक, ऑप्शन बी है अनिल, ऑप्शन सी है अनल और ऑप्शन डी है कृषाणु। तो इसमें से भिन्नार्थ शब्द कौन सा है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। ठीक है, अब कहे कि अनिल अनिल किस तरह से भिन्न है इसमें। तो अनिल किसका अर्थ है? अनिल वायु का अर्थ है। ठीक है, बाकी पावक, अनल और कृषाणु ये सब तीनों किसके हैं? तो ये सब हैं अग्नि के। तीनों अग्नि के अर्थ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से समूहार्थक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है भीड़। तो कौन सा समानार्थक शब्द होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, भीड़। क्या है? भीड़ समानार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है बधुर बधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद। बधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है बधु धन उर्मी, ऑप्शन बी है बधु धन उर्मी, ऑप्शन सी है बधु प्लस उर्मी और ऑप्शन डी है बधु प्लस उर्मी। तो बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो बधुर्मी का सही संधि विच्छेद होगा बधु प्लस उर्मी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, मिल के क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो रहा है। और ये पूछे कि ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये दीर्घ क्या होगा? स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, आंशिक शब्द में हमको प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है इक और ऑप्शन डी है सिक। तो आंशिक में क्या होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा इक प्रत्यय। ठीक है, आंशिक में इक प्रत्यय लगा है। अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। ऑप्शन नहीं लिखा गया। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पुलिस नहीं होगा, यहाँ पे चोरों चोरों द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी और ऑप्शन डी है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। अगला है प्रश्न संख्या 7 से 10 का अभ्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन ए है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन बी है मन से बातें करने की, ऑप्शन सी है खुशियाँ मनाने की और ऑप्शन डी है अपनी पहचान बनाने की। चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं और इसका
उत्तर खोजते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। क्या है कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, क्या दिया है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है क्या करने की, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला है 8 नंबर। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो हमारा ऑप्शन है भाव रूपी कलियों पर, ऑप्शन बी है विचारों की कलियों पर, ऑप्शन सी है छोटी नई कलियों पर, और ऑप्शन डी है शुष्क कलियों पर। चलिए इसको पढ़ते हैं हम और इसका आंसर देते हैं कि कौन सा सही होगा। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विचार रूपी कलियों पर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पूछा है क्वेश्चन में कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो ये है विचार रूपी कलियों पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सूखे पत्ते प्रतीक हैं, सूखे पत्ते प्रतीक हैं हमको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। यहाँ पे क्या है कि आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, तो ये होंगे किस चीज के, मन के सूनेपन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो ऑप्शन ए है विचारों में परिपक्वता, ऑप्शन बी है अपना अस्तित्व, ऑप्शन सी है लहलहाती फसलें, और ऑप्शन डी है विचारों की गंभीरता। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहन गहनता ही फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो गहनता की फसल का कवि, गहनता की फसल से कवि का क्या असर निकल रहा है, तो ये हो रहा है हमारा विचारों की परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, हमको बताना है कि किस में सभी शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी है कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, और ऑप्शन डी है ममता, वकील, पुस्तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सब क्या है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम और लिख दे रहे हैं,
जैसे सुरेश, हिमालय, होली आदि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रलय, ऑप्शन बी है धवल, ऑप्शन सी है पंकिल और ऑप्शन डी है पामार पामर। तो गंदा, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची होगा? तो ये होगा पंकिल शब्द का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, पामार का पर्यायवाची क्या होगा? तो पामार का पर्यायवाची होगा खल, दुष्ट, अधम, नीच, दुर्जन, धूर्त आदि, ये सब पामार के पर्यायवाची हैं। धवल का पर्यायवाची क्या होगा? धवल का पर्यायवाची होगा सफेद, उजला, श्वेत, उज्जवल आदि, ये सब क्या है, धवल के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है कालिंदी और ऑप्शन डी है सुरसरिता। तो गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसमें हमको बताना है। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी। ठीक है, कालिंदी क्या है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, यमुना का और पर्यायवाची क्या होता है? तो एक तो कालिंदी होता है, एक अक्रजा होता है, फिर रवि तनया, कृष्णा, जमुना आदि, ये सब क्या है, यमुना के पर्यायवाची हैं। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी और सुरसरिता, ये सब क्या है, तो गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है खुशी, ऑप्शन बी है विषाद, ऑप्शन सी है उल्लास और ऑप्शन डी है आनंद। तो हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सही वर्तनीय शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सही वर्तनीय शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है औन्नति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, श्रृंगार ये गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। ऑप्शन डी है मुश्किल और ऑप्शन ऑप्शन सी है मुश्किल और ऑप्शन डी है मात्र भूमि। तो हमको सही वर्तनीय शब्द बताना है, ये ऑप्शन गलत था। तो वर्तनीय रूप से क्या है, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक था। अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न संख्या 16 से 20, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है। तो सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है विठल नाथ। तो सूरदास के गुरुजी कौन थे? सूरदास के गुरुजी थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है कन्नौजी, ऑप्शन डी है सदुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? तो ये था सदुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखते हैं हम। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है यति, ऑप्शन सी है तुक और ऑप्शन डी है गढ़। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं? तो आने वाले विराम को हम यति बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हमको बताना है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, योजक चिन्ह ऐसे योजक चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है अमरस क्या है? अमरस क्या है? तो ऑप्शन ए है एक काव्य दोष, ऑप्शन बी है एक संचारी भाव, ऑप्शन सी है एक काव्य गुण और ऑप्शन डी है एक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरस एक संचारी भाव है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न संख्या 21-22 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो क्या है 21 नंबर कि कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है कुएं में गिरना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है मात देना और ऑप्शन डी है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर का अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी है शर्मनाक कार्य, ऑप्शन सी है कभी समाप्त न होना और ऑप्शन डी है सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त न होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य और ऑप्शन डी है नैऋत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये आग्नेय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आग्नेय किसे कहते हैं? तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ईशान पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं। ठीक है, वायव्य को, वायव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। ठीक है, नैऋत्य किसे कहते हैं? तो ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को। ठीक है,
अगला देखते हैं हम। अगला है, इस वाक्य में वाक्य से पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह र ल व संख्या दी गई है। यह 4 उचित क्रम में नहीं है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। ठीक है, हमको इनको एक उचित क्रम में लगाना है कि जैसे एक शुद्ध वाक्य का प्रयोग हो। चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या दिया है कि सामाजिक जीवन में, फिर यह है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, र है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ल है यदि क्रोध न हो तो, वह है कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का, और 6 नंबर है उपाय ही न कर सके। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं और एक एक करके इनको क्रम में लगाते हैं और देखते हैं कि शुद्ध वाक्य का निर्माण किस ऑप्शन के थ्रू हो रहा है। तो पहले नंबर पे तो आएगा सामाजिक जीवन में, फिर उसके बाद यह सामाजिक जीवन में, फिर यह नंबर पे क्या है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ठीक है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर उसके बाद ल, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध न हो तो, यदि क्रोध न हो तो। फिर उसके बाद र है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर र के बाद वह कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि इससे एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसको हम एक लाइन में लिख देते हैं जैसे और अच्छे से समझ में आए। तो हम पहले नंबर पर तो लिखेंगे सामाजिक जीवन में, फिर उसके बाद यह क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर उसके बाद यह के बाद ल, यदि क्रोध न हो तो, फिर ल के बाद र क्या है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर उसके बाद वह कष्टों की चिर निवृत्ति का, फिर उसके बाद 6 नंबर आएगा उपाय ही न कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कि ये शुद्ध वाक्य का निर्माण हुआ है कि नहीं। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि शुद्ध वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 25 नंबर, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ हमको बताना है कि वलय शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी है गोलाकार घेरा, ऑप्शन सी है मृग की छाल, और ऑप्शन डी है आवरण। ठीक है, तो वलय शब्द का अर्थ क्या होगा। तो वलय शब्द का अर्थ होगा गोलाकार घेरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करें। ठीक है, को बताना है कि इसमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पाप पुण्य, ऑप्शन बी है आजीवन, ऑप्शन सी है घुड़सवार, और ऑप्शन डी है पीताम्बर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आजीवन क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस शब्द में पहला पद अव्यय
एवं दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको लिख देते हैं हम, जिस समास में पहला पद अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में हमको बताना है कि सही अलंकार कौन सा होगा। तो पानी बिच मीन प्यासी, मोहित सुनी सुनी आवे हंसी। तो ऑप्शन ए बी भावना, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति और ऑप्शन सी है विशेषोक्ति और ऑप्शन डी है उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पानी बिच मीन प्यासी, मोहित सुनी सुनी आवे हंसी। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, विशेषोक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो हम पढ़ते हैं कि ठीक समय पर, यहाँ पे क्या है? पर का प्रयोग हुआ है और पर किस कारक में आता है? तो ये आता है हमारा अधिकरण कारक में। ठीक है, अधिकरण कारक में क्या आता है? आता है ये में और पर, में पर। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से कारक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कर्ता। कर्ता कारक में क्या होता है? कर्ता कारक में ने, फिर कर्म कारक में को, फिर उस कर्म कारक के बाद आता है करण कारक। करण कारक में किसका प्रयोग होता है? करण कारक में से या के द्वारा। ठीक है, करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक में के लिए। और फिर उसके बाद अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? से। अपादान कारक में से का प्रयोग होता है, लेकिन ये किस में? अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, ये अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में होता है। फिर अपादान कारक के बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? तो इसमें होता है का, की, के, रारी, रे। का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, ये हो गया संबंध कारक। संबंध कारक के बाद आता है अधिकरण। अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में क्या होता है? में और पर। फिर अधिकरण कारक के बाद आता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है? ए, यहाँ पे संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। ए, ओ और अरे। ये हो गया कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थान है, तो दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, रिक्त स्थान को हमको भरना है। तो क्या है कि रामू की, यहाँ पे डैश डैश है, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ये है अपेक्षा, अपेक्षा,
ऑप्शन बी है अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन सी है उपेक्षा अपेक्षा, और ऑप्शन डी है उपेक्षा उपेक्षा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा कि रामू की, ठीक है, रामू की क्या हुई? उपेक्षा केवल इसलिए हुई, उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी क्या है? अपेक्षा, उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पूजा घर पुजारी, ऑप्शन बी है घर सवारी, ऑप्शन सी है गुफा बड़ी गुफा, और ऑप्शन डी है देवालय अस्वालय। तो पूजा और मंदिरा का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा देवालय और अस्वालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कि यदि आगे 31 नंबर, एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और यह है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए है जो इससे है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए बी प्लस 4 कर देंगे तो क्या होगा? ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो गया। फिर क्या दिया है कि इस स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, क्या दिया है कि जो ए की आयु है 16 वर्ष बाद, तो ए 16 वर्ष बाद होगा तो इसमें और 16 जुड़ जाएगा। ए की आयु 16 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु क्या है? ए है, तो इसकी वर्तमान आयु की क्या होगी? 3 गुनी होगी, तो ये होगा 3 ए हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ए हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3 ए इधर आएगा, अब ये हम ए को इस साइड करते हैं तो कितना आएगा? 16 बराबर ए इधर आएगा, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 16/2, और ये कटेगा तो आएगा 8। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी मिल गई 8। अब देखते हैं कि फिर बी के लिए क्या दिया है। तो बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी है। ठीक है, यहाँ भी दिया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 16 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? 16 वर्ष बाद बी की आयु होगी, तो 16 प्लस बी करेंगे, बी प्लस 16 करेंगे तो यह क्या होगा? 16 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी। वर्तमान आयु क्या है? बी है, तो ये इसकी 5 गुनी हो गई। अब यहाँ से बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो बी इधर जाएगा तो कितना होगा? 16 बराबर 5b माइनस बी, 16 बराबर 4b होगा, और यहाँ से बी का मान आ जाएगा 16/4। यहाँ पे बी का मान आ गया 4। ठीक है, बी का मान 4 आ गया और ए का मान 8 आ गया। अब पूछा क्या है कि यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। अब 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु। 2 वर्ष पहले ए की आयु कितना होगी? तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 8 है। 2 वर्ष पहले तो इसमें से 2 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 6। इसी तरह बी की वर्तमान आयु कितनी है? 4 है। 2 वर्ष पहले पूछा है तो 2 इसमें से भी माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 और 2। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था? ठीक है,
चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि जो राम है, राम श्याम से कितने दिन बड़ा है? 315 दिन। ठीक है, राम है जो श्याम से 315 दिन बड़ा है। तो राम, अगर राम में से हम श्याम का, राम में से श्याम को घटा देंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 315 दिन के बराबर आएगा ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। ठीक है, हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं। फिर उसके बाद दिया है कि कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। कृष्ण राम से 70 सप्ताह, तो 70 सप्ताह बोला है यहाँ पे। 70 सप्ताह को अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा? तो ये 70 सप्ताह, और एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 490 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि कृष्ण, यानी कृष्ण को हम के मानते हैं, कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, यानी ये माइनस आर करेंगे तो हम इसके बराबर आ जाएंगे, यानी हमारा 490। इसको हम 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? ये आर से आर ये कट जाएगा, और फिर ये क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा के माइनस यस, यानी कृष्ण और श्याम की आयु हमको यहाँ पे, उनकी आयु का अंतर मिल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये 5 8 9 1 10 4 3 7 और ये 8 805। कृष्ण और श्याम की आयु का, कृष्ण और श्याम कृष्ण से कितने दिन छोटा है, ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि अब हमको बताना है कि श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, और यहाँ पे कृष्ण का जन्म बुधवार को दिया है। यहाँ पे कृष्ण का जन्म बुधवार को दिया है, और कृष्ण जो श्याम से इतने दिन बड़ा है। ठीक है, 805 दिन बड़ा है। तो हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 805 में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो जो शेष दिन आएगा वही क्या होगा? श्याम का जन्मदिन का दिन होगा। ठीक है, तो हम 805 में 7 का भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो ये जाएगा 7 × 7, और कितना बचा? 1 बचा, फिर 1 बार में जाएगा तो कितना बचा? 3 7 5 35। ये पूरा कट गया, और शेषफल जो बचा हमारा 0 बचा। अर्थात इससे क्या होगा कि जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उसी दिन इसका भी जन्म होगा, तो श्याम का भी उसी दिन होगा, यानी बुधवार को ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि 6 व्यक्ति एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, एन क्यू और पी से लंबा है परंतु यम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि आर सिर्फ 1 से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे लंबे और सबसे छोटे को दर्शाता है? चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि एन है जो क्यू और पी से लंबा है। ठीक है, क्या दिया है कि एन पी और क्यू से लंबा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P एंड Q लेस देन N। ठीक है, यानी P और Q N से क्या है? छोटे हैं, या N P और Q से बड़ा है। ठीक है, लंबा है। तो ये हम इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। फिर उसके बाद दिया है परंतु यम से छोटा है। तो परंतु तो कौन यम से छोटा है? तो यन होगा। यन क्या होगा? यम से छोटा होगा। ठीक है, यन यम से छोटा है। ठीक है, तो यन लेस देन यम या यम ग्रेटर देन यन, इसको हम मान लेते हैं 2 नंबर इक्वेशन।
फिर उसके बाद दिया है P सिर्फ Q से लंबा है, P सिर्फ इससे लंबा है, Q से लंबा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे Q Q लेस देन P, या P हम इसको P ग्रेटर देन Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 3 नंबर मान लेते हैं इक्वेशन। फिर उसके बाद दिया है कि जबकि R सिर्फ 1 से छोटा है। ठीक है, जबकि R क्या है, 1 नहीं है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ, यहाँ पे यल है। ठीक है, तो R क्या है, R सिर्फ इससे यल से छोटा है, तो R लेस देन यल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको मान लेते हैं। R लेस देन यल है, अर्थात यल R से क्या है, लंबा है। ठीक है, इसी तरह P Q से यहाँ पे लंबा है, और यहाँ पे M N से लंबा है। ठीक है, अब हम इन चारों इक्वेशन को मिला देते हैं। ठीक है, मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। तो यहाँ पे दिया है P एंड Q किससे छोटे हैं, N से छोटे हैं। ठीक है, P एंड Q किससे छोटे हैं, तो N से छोटे हैं। फिर उसके बाद N है M से छोटा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं कि, चलिए इसको फिर से हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको एक एक करके हम मिलाते हैं। तो सभी 1 2 3 और 4 को मिलाने पर, तो यहाँ पे दिया है कि P Q N से क्या है, छोटा है, फिर N M से छोटा है, और Q P से छोटा है। ठीक है, Q क्या है, P से छोटा है, और P किससे छोटा है, N से छोटा है। फिर उसके बाद N किससे छोटा है, M से, और फिर उसके बाद क्या दिया है कि जो R है वो L से छोटा है। चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे दिया है कि Q P से छोटा है, तो सबसे पहले हम Q को लिख लेते हैं। Q P से छोटा है, Q लेस देन P। फिर उसके बाद P किससे छोटा है, N से छोटा है, P लेस देन N, और फिर N किससे छोटा है, M से, N लेस देन M। ठीक है, N लेस देन M। फिर उसके बाद R क्या है, R सिर्फ L से छोटा है। ठीक है, R सिर्फ L से छोटा है, तो यहाँ पे Q P से छोटा है, P N से छोटा है, N M से छोटा है, तो बचा कौन, बचा R और L। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि R सिर्फ L से छोटा है। ठीक है, यानी वो क्या होगा, यह M से बड़ा होगा, तो M लेस देन R लिखेंगे। फिर उसके बाद R लेस देन L। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा Q। ठीक है, कि Q सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सबसे लंबा यल हो गया, और सबसे छोटा क्यू हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों, तो उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमको बताना है कि कितने 7:30 के बीच में घंटा और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है
तो फार्मूला क्या है कि थीटा, थीटा यानी थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोण। हम इसको यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। थीटा बराबर 11/2 एम, एम अर्थात मिनट, माइनस 30 क्या है, एच मतलब आवर। ठीक है, इस फार्मूले से हम लगाएंगे इसको। तो मिनट वाले की जगह पे हम 30 रख देंगे और ये आवर वाले की जगह पे हम जितने बजे हैं यानी 7, 7 को हम रख देंगे तो हमारा मान आराम से आ जाएगा। तो थीटा बराबर 11/2, मिनट कितना है 30 है, गुणे 30 माइनस 30 गुणे 7 कर देंगे। यहाँ पे 7:30 दिया है तो ये हावर वाला है और ये मिनट है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, तो ये होगा 15 और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 11×5 = 55 और 11 और 5 = 16 165 और ये हो जाएगा 7 तिल 21 210। ठीक है, कितना आ जाएगा 210। अब 210 में से हम 165 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 45। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला पढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है। अगला है कि 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेमी गुणे 60 सेमी गुणे 50 सेमी आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेमी 60 सेमी तथा 50 सेमी आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हौज का आयतन कितना है। तो हौज का आयतन निकाल लेते हैं। हौज का आयतन, तो हौज का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो क्या है 80 गुणे 60 गुणे 50। ठीक है, और ये इसका मान जितना आएगा हम इसको कितना आएगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो 5 6 के 30 और कितना हो जाएगा 6 और 8 तिल 24, 24 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, ये सेमी घन होगा। ठीक है, कितना आ गया, तो 2,40,000 सेमी घन आया इसका हौज का आयतन। अब दिया है कि 10 लीटर प्रति सेकेंड, क्या दिया है कि पंप की क्षमता दिया है, पंप की क्षमता दिया है क्या है 10 लीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है, 10 लीटर प्रति सेकेंड। देखिए हम देखेंगे कि हमारा तो मान सेमी, ठीक है, लीटर में नहीं आ रहा है, सेमी में है, तो हम इसको भी सेमी में चेंज कर लेंगे। तो 10 लीटर पर सेकेंड को हम सेमी लीटर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे, इसमें हम करेंगे 1000 से। तो ये हमारा मान जो आएगा ये सेमी लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 सेमी लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा पंप की क्षमता का मान आ गया। अब हम देखते हैं कि हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, हौज का आयतन में अगर हम पंप की क्षमता को भाग कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। हौज का आयतन बटे में पंप की क्षमता। ठीक है, तो हौज का आयतन कितना है 24 यानी 2,40,000 बटे में पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया 24। और ये कितने आएगा 24, ये सेकेंड आएगा। ठीक है, 24 सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे में 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो हमको बताना है। तो यहाँ पे पासे का यहाँ पे अंक लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उन 2 पासों को हम लेते हैं जहाँ जिसमें सिर्फ केवल एक अंक समान हो, यानी एक फलक जो हो वो आपस में समान हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि किसमें सिर्फ एक फलक है जो समान है। तो यहाँ पे 3, 6, 1, यहाँ पे इन दोनों में क्या है, कोई फलक समान नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों को देखते हैं, 2, 5, 4, यहाँ पे 5, 3, 1, यहाँ पे क्या है 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, तो हम इसको लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको अगर लेंगे तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के चलने की दिशा में ऐसे। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में। सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, हम नीचे वाले को पे मिटा देते हैं। इसको हम अपने सुविधा के लिए यहाँ पे लिखे थे। अब क्या है कि जो संख्या जिसके नीचे है वो इस पासे में उसके विपरीत क्रम में बैठा रहेगा। तो 4 के पीछे क्या है 3 है, फिर 2 के पीछे क्या होगा 1 होगा, तो बची संख्या 6। ठीक है, क्या बची 6। कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 3 के विपरीत आएगी 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसको इन दोनों को मिलाते हैं तो इसमें क्या है 3 यहाँ पे कॉमन है, फिर यहाँ पे, तो हम इसके अनुसार भी देखते हैं कि कैसे होगा। तो हम 3 यहाँ पे है तो हम 3 के अनुसार ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज इसी इधर भी चलेंगे, फिर 2 और फिर 6। तो 3 के नीचे हम 3 नहीं लिखते हैं, इसको हम मिटा देंगे। और क्या है कि 1 के विपरीत कौन आएगा 2, 5 के विपरीत 6, बचा कितना 4, तो 3 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा, तब भी हमारा आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक व्यक्ति 6 व्यक्ति ABCDE और अब 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है, क्या है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सम्मुख है। बी एफ का पड़ोसी है। उपयुक्त सूचना आधार पर बी के सम्मुख कौन है उसको हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति बैठे हैं, यानी 3 व्यक्ति इसमें और 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठे होंगे। यहाँ पे हम एक यहाँ बना लेते हैं, 1, 2 और 3, इसी तरह 1, 2 और 3। फिर इसके बाद क्या दिया है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है, तो इतना तो है कि ई न तो यहाँ पे बैठा होगा, न यहाँ पे और न यहाँ पे, तो हम ई को कहाँ बैठा देते हैं, ई को हम बीच में बैठा देते हैं। फिर दिया है कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। डी है जो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। डी क्या है एफ के बाईं ओर, यानी एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, और फिर दिया है कि सी ई का पड़ोसी है। सी है जो ई का पड़ोसी है। ठीक है, तो ई का पड़ोसी सी है, तो हम मान लीजिए सी को यहाँ बैठा देते हैं। और डी से विकर्णवत सम्मुख है, यानी डी से ये विकर्णवत सम्मुख है। ऐसे सी है जो डी से विकर्णवत सम्मुख है।
फिर उसके बाद बी यफ का पड़ोसी है, बी है जो यफ का पड़ोसी है, यानी बी यहाँ पे होगा। अब बचा कौन, बचा कौन, तो बचा ए। तो ए हमको, ए को हम यहाँ बैठा देंगे। अब क्या बोल रहा है कि प्रश्न क्या पूछा है कि उपयुक्त सूचना के आधार पे बी के सम्मुख, बी के सम्मुख कौन बैठा है, बी के सम्मुख है ई, हमारा ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कि 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता क्रमशः, 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे हैं, को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.50 रुपया प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा। ठीक है, क्या दिया है कि 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे व 2 घंटे को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलना है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ न जाएं। ठीक है, क्या बोला है कि जब तक 3 मोमबत्तियाँ बुझ न जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा। ठीक है, दिया पहली मोमबत्ती कितनी चल रही है, 2 घंटे, दूसरी 3 घंटे, तीसरी 4 घंटे, चौथी 5 घंटे। लेकिन यहाँ पे दिया है कि उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कि कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ न जाए। यानी 3 मोमबत्ती जितना देर जलती हैं, क्या है, ये चौथी भी उतनी ही देर जलेगी। ठीक है, जो पहली मोमबत्ती है, पहली कितने घंटे जलेगी, 2 घंटे। फिर दूसरी 3 घंटे जल के ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसकी जलने की क्षमता कितनी है, 3 घंटे की। तीसरी कितनी देर जलेगी, तो ये 4 घंटे जलेगी। अब क्वेश्चन में दिया है कि जब तक 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं तो जब उसी समय तक जलेंगी जब तक कि 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाएंगी, तो जो 5वीं मोमबत्ती होगी, पांचवी नहीं, जो चौथी मोमबत्ती होगी वो भी तो इनके साथ कितने घंटे जलेगी, तो 4 घंटे जलेगी। ठीक है, वो भी कितने घंटे जलेगी, 4 घंटे, क्योंकि जो तीसरी मोमबत्ती है 4 घंटे जल के ख़त्म हो जाती है। और जब ये तीसरी मोमबत्ती बुझ जाती है तो इसको भी हम, क्या है, ये भी अब उसको हम बुझा देंगे, यानी ये भी चौथी मोमबत्ती भी 4 घंटे ही जलेगी। अब क्या दिया है कि यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा हो। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि ये तीनों मोमबत्तियाँ, चारों मोमबत्ती मिलके कितने घंटे जली हैं। तो इनको हम कुल समय निकाल देंगे। तो समय निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 4 8 2 10 और 3 13 घंटे। कुल मिला के ये चारों मोमबत्ती कितने घंटे जली, 13 घंटे। और हमको निकालना है कि कुल खर्च कितना होगा। तो प्रत्येक घंटे मोमबत्ती को जलने का खर्च कितना है, 1.5 रुपये। तो हमको कुल खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुल जलाने का खर्च लिख देते हैं। कुल जलाने का खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल समय है, यानी कुल समय कितना, 13 में हम इसको 1.50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मान, तो ये आएगा 19.50 रुपया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला, इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इसके प्रयोग से कौन शब्द नहीं बनाया जाता, कौन सा ऑप्शन वो जो इसके प्रयोग से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं कि ई यहाँ भी है, यहाँ भी एन यहाँ भी है, टी यहाँ भी है और ई
ई 2 बार प्रयोग किया गया है तो इसमें भी 2 बार प्रयोग हो सकता है। फिर उसके बाद आर, तो ये क्या है, ये बन सकता है। हमको बताना है कि कौन नहीं बन सकता। फिर उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, आई एन भी ई एन टी आई ओ एन, क्या है, ये भी बन सकता है। फिर अगला देखते हैं हम कि आई एन टी ई, फिर उसके बाद एन के बाद टी आई ओ एन, क्या है, ये भी बन सकता है। अगला देखते हैं हम, अगला है ई एन टी ई टी ई, फिर उसके बाद आर यहाँ भी है, फिर टी, और इसमें क्या है, ए का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, वो बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है कि 1331, फिर 2197, 3375 और 4913। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, 1331 ये किसका वर्ग घन होगा, तो ये 11 का घन होगा। और 2197 ये किसका घन होगा, ये 13 का घन होता है। ठीक है, 13 का घन होगा। और 3375 ये किसका घन होगा, तो ये 15 का घन होगा। इसी तरह 4913 ये किसका घन होगा, तो ये होगा 17 का घन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले 11 का घन हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है 13 का घन। ठीक है, फिर प्लस 2 हो रहा है 15 का घन, फिर यहाँ भी प्लस 2 हुआ है 17 का घन। तो आगे क्या होगा, प्लस 2 यानी 19 का घन। तो 19 का घन क्या होता है, तो 19 का घन होगा 6859। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं। उस शब्द को चुनिए जो अलग है। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है उसको हमको चुनना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, हमको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1, 16, 9 और 4, यहाँ पे अंदर 10 दिया है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है। तो अगर हम का वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद इधर लिखते हैं 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 1 का वर्ग, फिर उसके बाद यहाँ पे 16 है तो ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। फिर यहाँ पे 9 है तो ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। यहाँ पे 4 है तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, तो अगर हम इनके जो 1 + 4 + 3 और +2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10। इसी तरह हम दूसरे में चेक करते हैं। तो दूसरे में क्या है, 25 है यानी 5 का वर्ग, फिर 64 है यानी 8 का वर्ग, फिर 100 है यानी 10 का वर्ग, और 16 है यानी 4 का वर्ग। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 5 + 8 + 10 + 4, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 4 = 17 और 10 कितना, 27 आ गया। ये भी आ जा रहा है। फिर इसी तरह हम इस तीसरे वाले में भी करेंगे। तो तीसरा क्या है, 36। यहाँ पे 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग। फिर उसके बाद 256, 256 किसका वर्ग है, 256 है हमारा किसका वर्ग, 16 का वर्ग। ठीक है, ये 16 का वर्ग है। फिर उसके बाद 144 किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है, और 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। तो क्या करेंगे हम इसको, 6 + 16 + 12 + 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 × 8 = 20, और 20 और 16 36 और 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। 42 हमारा ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे होगा 42। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 42 छूट गया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम।
यहाँ पे आ गया है। चलिए, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्या है यहाँ पे? 1 है, 5 है, 14 है, 30 है, 55 है और 91 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका भी ऑप्शन दूसरे पेज पे चला गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 1, 5, 14, 30, 55 और 91। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 के बाद 5 आ रहा है, कितना जोड़ा है इसमें? 4 जोड़ा है। इसी तरह 5 के बाद 14 आ रहा है, यानी 9 जोड़ा है। इसी तरह 14 के बाद 30 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है? तो यहाँ पे हो रहा है 16 प्लस हो रहा है, सॉरी 16 प्लस हो रहा है। 30 के बाद 55 है, 55 यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 25 प्लस हो रहा है। फिर 55 के बाद 91, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 36 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है। इसी तरह ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, यहाँ पे 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। तो क्या हो रहा है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसी तरह क्या होगा? आगे जाएगा तो 7, 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग होगा 49। अब 49 क्या होगा? तो 91 में अगर हम 49 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 9 1 10 और 9 4 13, 1 14, 140 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 140 है और ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दूसरे पेज पे चला गया है, यहाँ पे आ गया है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसी आयताकार बॉक्स जिसका आयतन 4 गुणे 6 गुणे 8 सेमी है, यदि 2 सेमी आयताकार वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि आयताकार ब्लॉक जिसका आयतन 4 गुणे 6 गुणे 8 सेमी है। ठीक है, इसको हमको किस में बदलना है? तो 2 सेमी आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आयताकार ब्लॉक है उसका हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो आयताकार ब्लॉक का आयतन हम निकालेंगे। तो आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, यानी 4 गुणे 6 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 का 24 और 24 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो 8 चौको 32, 2 और 8 दूना के 16, 16 और 16 और 3 19, 192 आएगा। ठीक है, 192 सेमी घन होगा। फिर क्या दिया है कि यदि 2 सेमी आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, तो कितने सेमी? तो 2 सेमी, 2 सेमी आयाम वाले घनों में परिवर्तित करना है। तो 2 सेमी आयाम वाले घन का आयतन निकाल देंगे। घन का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन निकालने के लिए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो भुजा घन होता है, यानी तो 2 सेमी, भुजा कितनी हुई? 2 सेमी, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 सेमी घन होगा। ठीक है, सेमी घन होगा। तो अब हमको क्या करना है? तो हमको क्या बताना है? तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? ठीक है, तो हमको बताना है कि कुल कितने घन प्राप्त हो गए। तो छोटे घनों की संख्या हम निकाल देंगे। अब छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आयताकार ब्लॉक का आयतन है उसमें से हम ये छोटे घन का आयतन से भाग कर देंगे तो हमारा कितने घन बनेंगे वो हमको मिल जाएगा। तो 192 में हम 8 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? तो ये कटेगा 2 बार में, 8 दूना के 16, 16 और 3 8 चौको 32। कितना आया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। कितने घन बनेंगे? तो 24। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में चिन्ह
कि बाईं ओर दी गई संख्या के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे दिया है कि 11529 और अनुपात 7:135। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या होगा, तो हम इनकी संख्याओं का योग करते हैं। पहले देखते हैं संख्याओं का योग करके कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, हम करेंगे 1 + 1, 1 और 1 2 और 5, 2 7, 7 2 9 और 9 18, ये 18 हो गया। इसको भी जोड़ते हैं, 7 2 9 1 10, 10 3 13 और 5 18, ये भी 18 हो गया। ये दोनों बराबर हो गए। तो अब इसको चेक करते हैं और ऑप्शन के थ्रू मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 2 3 5, 5 6 11, 11 8 19 और 7 कितना आएगा, तो ये आएगा 26। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है। तो हम देखते हैं 6 3 9 9 9 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 27 हो जाएगा। और 27 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36। लेकिन हमको कितना लाना है, 26, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, 7 4 11 और 2 13 और 6 19 और 1 20, ये 20 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला चेक करते हैं, 2 1 3 3 और 9 12 6 18 और 8 कितना आएगा, 26। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा स्थान जो है स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन बी है बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झरिया झारखंड और ऑप्शन डी है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड में क्या, झरिया झारखंड का संबंध किससे है, तो ये कोयले के खदान से है। ठीक है, यहाँ पे कोयले का खदान होता है, जबकि जमशेदपुर में क्या है, टाटा कंपनी द्वारा स्टील निर्माण केंद्र है। और बर्नपुर और फिर दुर्गापुर ये क्या है, ये भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड की यहाँ पे क्या है, स्थापना की गई है। ठीक है, तो झरिया किसके लिए फेमस है, कोयले खदान के लिए यहाँ पे है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। ठीक है, कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। ठीक है, 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये राशि कितनी दी जाती है, तो ये राशि है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, कितनी दी जाती है, तो ये 30,000 रुपये दी जाती है। अगला देखते हैं हम, अगला है निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा पर्वतीय स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है डलहौजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा शिमला। ठीक है, शिमला है जी पर्वतीय स्थान है जहाँ जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन ए है गया स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन बी है कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी पटना स्थित संग्रहालय से और ऑप्शन डी है
सारनाथ स्थित सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ठीक है, हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल। ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन है 20, लगभग 20 से 22। ऑप्शन बी है लगभग 25 से 27। ऑप्शन सी है लगभग 40 से 42। और ऑप्शन डी है 32 से लगभग 32 से 35। तो पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो ये है 32.07% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 32.07%। तो इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 32 से 35। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है बाबर लोधी। ऑप्शन बी है अकबर हेमू। ऑप्शन सी है अलीराज चंद्रगुप्त मौर्य। और ऑप्शन डी है अकबर लोधी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच और कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 में ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। और जिसमें क्या हुआ था? हेमू की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, हेमू की पराजय हुई थी। अगला देखते हैं हम। अगला है किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी? ये 2016 का क्वेश्चन है। तो आंसर का क्या था? तो ये इसमें होगा आंसर शिवा थापा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला? तो ऑप्शन ए है श्री चंद्र भानु गुप्ता। ऑप्शन बी है श्री HP मोदी। ऑप्शन सी है श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। और ऑप्शन डी है श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्री चंद्र भानु गुप्ता ये क्या है? कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पदभार पे नहीं रहे। ठीक है, तो ये क्या रहे? ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, कितनी बार? तो ये श्री चंद्र भानु गुप्ता 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ठीक है, हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए है आजमगढ़। ऑप्शन बी है देवरिया। ऑप्शन सी है गोरखपुर। और ऑप्शन डी है जौनपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जौनपुर में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात है। जौनपुर के बाद किसका नंबर आता है? जौनपुर के बाद आता है दूसरे नंबर पे आजमगढ़। आजमगढ़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देवरिया और चौथे नंबर पे प्रतापगढ़। ठीक है, चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ और 5वें नंबर पे सुल्तानपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है
पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, ठीक है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 5,999 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6,371 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6,990 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 9,066 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6,371 किलोमीटर। अगला देखते हैं हम। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट के अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। ठीक है, ये उस टाइम का करेंट अफेयर था, तो इसका आंसर क्या सही था, तो ये था 14.61%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पे उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व बताना है। तो ऑप्शन ए है 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 828 प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा, इसमें यहाँ पे जो उस टाइम क्वेश्चन पूछा था तो 828 लिखा था। ठीक है, लेकिन ये गलत था, ये 828 नहीं, इसमें कोई आंसर नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, तो ये 829, ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 वर्ग 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्य जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन गलत था, मतलब ऑप्शन ये नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो कौन सा ऑप्शन सही था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है विश्व में वर्ष 16-17 में रक्षा बजट पर भारत का विश्व विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान था, ये भी 2016 का था। तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा और ऑप्शन डी है छठा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है उस टाइम ये कौन था, चौथा देश था। अगर वर्तमान में पूछे, वर्तमान में पूछे कि रक्षा बजट पर भारत विभिन्न देशों की तुलना में किस स्थान पे है, तो ये इस टाइम विश्व में ये तीसरे स्थान पे है। ठीक है, वर्तमान में ये तीसरे स्थान पे है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों में संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है बलवन राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है अयंगर समिति और ऑप्शन डी है ठक्कर आयोग। तो जो मूल कर्तव्य हैं किस समिति की संस्तुति के आधार पे जो हमारे संविधान में जोड़ा गया था, वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन को 42वें नहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान के भाग, ठीक है, किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
भाग 4A के तहत, ठीक है, भाग भाग 4A के तहत कौन सा अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A को जोड़कर उसके अंतर्गत क्या हुआ था, मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किसके, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़कर क्या हुआ था, मूल कर्तव्य का प्रावधान, मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पूछे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई थी। ये त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। अगला देखते हैं हम। अगला है वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये 2015 का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन ये है श्रीजेश रविंद्रन। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है, ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है बाबर नामा बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी है हुमायूं नामा हुमायूं, और ऑप्शन डी है तुझके जागीर जागीर। तो कौन सा सुमेल नहीं है, तो इसमें दो आंसर, मतलब दो सही होगा, कौन सा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर द्वारा नहीं लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो इनायत खां के द्वारा, इनायत खां के द्वारा लिखा गया था। वहीं हुमायूं नामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। तो इसमें आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर देते हैं। तो ऑप्शन ए है 200 से 300 रुपये प्रति माह, ऑप्शन बी है 300 से 400 रुपये प्रति माह, और ऑप्शन सी है 400 से 500 रुपये प्रति माह, और ऑप्शन डी है 500 से 600 रुपये प्रति माह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा, इसमें क्या था कि पहले 300 रुपये था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 400 रुपये कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अगला है वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसे ऑस्कर प्राप्त किया, किसने ऑस्कर प्राप्त किया। ठीक है, 2016 में, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही था, ये था ऑप्शन नंबर बी, आसिफ कपाड़िया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च, इसको हम बोलते हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी है 8 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, और ऑप्शन डी है 9 नवंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, और ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह हम मंगल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है,
शुक्र को क्या बोलते हैं? तो शुक्र को भोर का तारा, भोर का तारा कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं साँझ का तारा। ठीक है। बृहस्पति को क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है CD रोम, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है CPU। तो किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो रोम कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। और इसका रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। चलिए अगला देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, को बताना है कि क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है PPP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है URL और ऑप्शन डी है EPF। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही होगा। EPF ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ये PPP क्या होता है? तो PPP होता है कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL क्या होता है? तो URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ठीक है। 101 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 15। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं हम। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ठीक है, हमको बताना है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन सी आपातकालीन उपबंध से और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जा सकता है? ठीक है। किसी कंप्यूटर में कौन सी कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए Ctrl+K, ऑप्शन बी है Ctrl+A, ऑप्शन सी Alt+F5 और ऑप्शन डी है Shift+A। तो कंप्यूटर में किसी लिखे हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को ऑल सेलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? तो Ctrl+A दबाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है राजा राधाकांत देवी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। किस सन में? 1875 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया था? उत्तर प्रदेश राज्य ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया था? तो ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1982 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1989 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1993
1891 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उर्दू को राज्य भाषा, द्वितीय राजभाषा उत्तर प्रदेश में कब घोषित किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1889 में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।